हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस पे आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th के लिए फिजिक्स चैप्टर 2 का 9th लेक्चर लेके आया हूँ। टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर्स, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो हमारे इस चैप्टर में 8 जो लेक्चर हैं वो अपलोड हो चुके हैं और आज मैं संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ाने जा रहे हैं। तो दोस्त फ्रेंड, ये है कि आपके पास मान लीजिए कि 20 फैराडे का आपको कैपेसिटर है और 20 फैराडे का दो कैपेसिटर है, लेकिन आपको पर्टिकुलर चाहिए 10 फैराडे। तो 10 फैराडे चाहिए तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे 10 फैराडे? क्या उसको कट करके आधा कर देंगे? तो कुछ इसी तरह के आज जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान ले कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन एक होता है समानांतर क्रम संयोजन। संयोजन है क्या? संयोजन ये है कि जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे रजिस्टर्स। जो आपने रेजिस्टेंस पढ़े हैं तो रेजिस्टेंस में भी समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम का संयोजन करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका एक अलग से विशेष मान निकल के आता है। तो यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरह का करने वाले हैं। संधारित्रों को जो है उस श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और उससे जो है उसका इक्विवेलेंट यानी उसके तुल्य क्या मतलब कि धारिता बनेगी, इसके बारे में हम तो चर्चा करेंगे। तो यानी कि इसको हम करते हैं, संयोजन करते हैं कि हम कुछ इच्छित, कुछ जो मनचाहा, जो हम चाहते हैं कैपेसिटर्स, उसे बनाने के लिए, उस मान को बनाने के लिए हम लोग उसका संयोजन करते हैं। तो इसके लिए यहाँ हम सीरीज, जैसा कि आप सीरीज नाम से जान रहे होंगे, दीपावली में आप लोगों ने बहुत सारे सीरीज बत्ती जलाते होंगे। सीरीज बत्ती में क्या होती है, लाइट में क्या होती है कि एक एक बल्ब सीरीज में लगा होता है। एक बल्ब दूसरे से दूसरे, तीसरे से तीसरे, चौथे से चौथे, पाँचवें से, तो इस सीरीज हो गया। तो यहाँ पर भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। इसमें जो कैपेसिटर्स हैं उस कैपेसिटर्स को क्या करते हैं, जैसे ये आपको एक कैपेसिटर्स है, इस पर जो है आवेश जो है वो प्लस का है Q, प्लस का Q है, और ये जो है माइनस का Q है। इसी प्रकार इसको जोड़ दिए, इसके निगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ दिए, निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिए, तो ये भी क्या हो गया, और इसके निगेटिव को फिर से दूसरे पॉजिटिव से जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम कई संधारित्र को जोड़ते हुए आगे जा सकते हैं। तो अगर इस प्रकार का हमारा संयोजन हो, इस प्रकार की, इसका जो है हमने यहाँ पे प्लस Q चार्ज दिया, इसका जो है निगेटिव अगले के पॉजिटिव, अगले का निगेटिव, अगले का पॉजिटिव, इस प्रकार से अगर बढ़ते जाएं हम, तो इस सीरीज को, इस कॉम्बिनेशन को, इस संयोजन क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि इसमें क्या हुआ कि ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में यानी कि एक ही रास्ता है यहाँ तक पहुँचने का, यानी यहाँ से हम जो देंगे वो क्या होगा, सभी में से होते हुए यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमने Q दिया वो सभी में होकर जाएगा, सभी में होकर जाएगा। यानी यहाँ भी प्लस Q होगा, यहाँ भी माइनस Q होगा, यहाँ भी प्लस Q होगा, यहाँ भी माइनस Q होगा। ये तीनों जो संधारित्र है वो कौन है, C1 है, C2 है और C3 है। इसको हमने इस प्रकार से श्रेणी क्रम में सजा दिया, क्रमबद्ध तरीके से देखो बढ़ता जा रहा है। तो हमने यहाँ पर जो Q है वो क्या है, वो नियत है, नियत यानी कांस्टेंट। अब चूंकि एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, तो एक ही रास्ता है, तो जो यहाँ से हमने आवेश दिया वो कहीं बाइफरकेट नहीं हो रहा है, वो कहीं दूसरे रास्ते में नहीं जा रहा है, उसी रास्ते से होके जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि सभी में Q बराबर हो, नियत हो।
अब यहाँ पे देखें, ये संधारित्र पहला है, ये संधारित्र दूसरा है, ये संधारित्र तीसरा है। तो ये अलग अलग जब संधारित्र है, आवेश तो नियत है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच जो विभवांतर होगा, यानी विभव में जो अंतर होगा इसके और इसके बीच, वो क्या होगा, अलग होगा। इस बिंदु का इस बिंदु के साथ अलग होगा, इस बिंदु का इस बिंदु के साथ अलग होगा। तो आपने क्या देखा, अलग क्यों होगा भाई, विभवांतर क्यों अलग होगा? क्योंकि क्यू तो नियत है, लेकिन मान लो कि एक ये पाइप है और इस पाइप से हमने फिर एक दूसरे पाइप को जोड़ दिया है, फिर हमने एक तीसरे पाइप को जोड़ दिया है। तो क्या होगा, जो हम यहाँ से वाटर भेजेंगे, अगर हमने 100 लीटर वाटर भेजा तो 100 लीटर तो यहाँ कंटेनर में आ जाएगा, 100 लीटर ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो 100 लीटर पास होगा, यहाँ पर भी 100 लीटर पास होगा, यहाँ पर भी पास होगा और यहाँ पे जाके गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि यहाँ पे कंडेंसर यानी सी का मान, संधारित्र का मान बदल रहा है, तो यहाँ पर उसकी मोटाई बदल रही है, और जैसे मोटाई बदल रही है तो यहाँ पर प्रेशर अलग होगा, यहाँ पर प्रेशर अलग होगा और यहाँ पर प्रेशर अलग होगा, यानी कि उसकी फ्लो होने की जो रेट है वो अलग होगा। जितना वो मोटा होता जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा। तो यहाँ पर भी स्थिति कुछ ऐसे ही बन रही है कि यहाँ पर C1 है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C3 है। तो अलग अलग बिंदुओं पर इस कैपेसिटर के एक्रॉस, इस कैपेसिटर के एक्रॉस और इस कैपेसिटर के एक्रॉस क्या होगा, भी यानी विभवांतर में चेंज होगा। विभवांतर भी में क्या होगा, विभव में अंतर, इसको कहो विभवांतर, विभवांतर चेंज होगा, यानी नियत नहीं होगा, नियत नहीं होगा। तो आपने देखा इस प्रकार से, क्या देखा कि भाई विभवांतर अलग अलग है और आपका कैपेसिटेंस भी अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर जैसे आपने के 3 मंजिल मकान पे रह रहे हो, 1 मंजिल, ये 2 मंजिल और ये 3 मंजिल मकान पे रह रहे हो, अगर आपसे पूछे कि इस मकान की कुल ऊंचाई कितनी है, तो हम क्या करेंगे, ये मान लो h1 है, ये h2 ऊंचाई है, ये h3 ऊंचाई है, तो हम h1 प्लस h2 प्लस h3 यानी टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h। और h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा h1 प्लस h2 प्लस h3, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर भी विभव जो है वो V1 है, ये V2 है, ये V3 है, सारे तो सीरीज में है ना, यानी इसका अंतर प्लस इसका अंतर प्लस इसका अंतर, यानी कुल अंतर बराबर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये होगा। तो इससे आप संतुष्ट हो चुके होंगे कि V1 प्लस V2 प्लस V3 यानी पूरा A से यहाँ, अगर इस बिंदु से लेकर के हमने क्या किया कि इस बिंदु से हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या निकाला, विभव में अंतर। तो जो टुकड़े टुकड़े अंतर थे, जो टुकड़े टुकड़े ऊंचाई थे, टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगी, सम के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने ये भी देख लिया, ठीक है। लेकिन अब एक बात और है भाई, अब अलग अलग की बात कर रहे हैं हम। अलग अलग की बात क्या कर रहे हैं कि जैसे आपको इस विभव की बात कर रहे हैं, यानी V1 विभव की बात कर रहे हैं, तो V1 विभव V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू होगा Q अपन C। यहाँ C क्या है, कैपेसिटेंस, Q क्या है, आवेश, V क्या है, उसके एक्रॉस विभवांतर।
तो V1 क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। Q तो हमने पहले ही कह दिया कि एक है, एक समान रहेगा सब में। अगर हम C2 के क्रॉस लेंगे तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C2। अगर हम V3 के क्रॉस लेंगे, यानी किसके क्रॉस, C3 के क्रॉस लेंगे, तो क्या हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। ये हो गया, आगे बात सुनिए, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसको अगर V को यहाँ पे जोड़ दे, V1 कितना है, तो Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3। अब ये हम मान ले कि भाई यहाँ पर ये तीन जो काम कर रहे हैं उसका कोई ऐसा एक कंडेंसर लिया जो अकेला वो काम कर रहा है, यानी उस तीनों के बराबर वो काम कर रहा है। तो मान ले कि ऐसा यहाँ पे कंडेंसर जो था वो क्या था, वो था आपको ये है, और उसकी क्या कंडेंसर C है, संधारित्र कितनी है, C है। तो C से, तो यहां से इसके इक्विवेलेंट है, इसके तुल्य है, यानी इन तीनों का जो काम कर रहा है वो अकेला काम कर रहा है। इन तीनों का जो वर्क है वो अकेला काम कर रहा है। तो ये इसके क्या हो गया, तुल्य हो गया। इससे जा कितनी रही थी, Q जा रही थी, तो इसके तुल्य है। तो फिर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, ये इसके तुल्य जो V है वो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C, Q अपॉन C। तो यहां पर V के जगह पे क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C। ये C कैसा C है, ये तुल्य, इक्विवेलेंट यानी तुल्य है, ये तुल्य है, यानी इन तीनों के बराबर वो अकेला, उन तीनों के बराबर वो अकेला। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि ये इसमें आपने देखे कि Q अपॉन CE बराबर है Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यहाँ Q कट गया तो क्या बचा, 1 अपॉन CE इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आ गया, यानी C इक्विवेलेंट, C तुल्य बराबर 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। यानी जो तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य संधारित्र है, तुल्य संधारित्र का द्वित क्रम, तुल्य संधारित्र और उसका द्वित क्रम किसके बराबर है, तो प्रत्येक संधारित्र के द्वित क्रम के योग के बराबर है। एक बार फिर से सुने, मैंने कहा संधारित्र, ये जो संधारित्र का कौन सा संधारित्र है, तुल्य, इक्विवेलेंट। इस तुल्य संधारित्र का द्वित क्रम, पहले तो इसको द्वित क्रम कीजिए यानी उल्टा कीजिए, द्वित क्रम बराबर होता है किसके, प्रत्येक संधारित्र यानी जितने भी संधारित्र रहते हैं उसके द्वित क्रम कीजिए, उलटिए और उसके बाद जोड़ दीजिए। अगर यहां पर 3 संधारित्र लगे हों, अगर n संधारित्र लगे होते तो क्या हो जाता है, 1 अपॉन CE इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3 प्लस सो n 1 अपॉन CN। तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, n। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, ये आपने देखा। अब इसमें जो है आप जो ये निकलेगा, ये अगर मान लीजिए हम 1 फैराडे 2 फैराडे और 3 फैराडे, इसको हमने क्या कर दिया, श्रेणी क्रम में लगा दिया। तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 6 LCM। तो 1 6 जा 6 और 2 3 जा +3 और +2,
यानी कितना हो जाएगा 6 5 11 अपॉन 6, और ये कितने के बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 1 अपॉन CE। अब हम बोला था ना कि द्वित कर्म, तो द्वित कर्म यानी इसका उल्टा, ये भी द्वित कर्म, ये इसका भी उल्टा, तो इसको उल्टा करो, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा CE बटा 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 11, 6 अपॉन 11। और यहाँ पर इस क्या हो गया, ये नीचे में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो C इक्वलेंट इज इक्वल टू फैराडे। तो आपने क्या पाया, हमने 3 लिया था और 3 में ये सबसे बड़ा था, ये सबसे छोटा था, और जो मान आया वो उससे भी छोटा आया, यानी जिसका हम कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं, जिसका संयोजन करने जा रहे हैं, तो उसमें जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या होगा, सबसे छोटे वाले का, जिसका संयोजन करने हैं उससे भी छोटा मान आएगा। अगर आपको हमने 2 कैपेसिटर्स को लगाया, आपको यहां बता दूं 2 कैपेसिटर्स को लगाया, और एक का था आपको 20 और दूसरे का भी 20 फैराडे था। अब हम इसका इक्विवेलेंट निकालने जा रहे हैं, तो 1 अपॉन CE बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 20, 1 अपॉन CE। अब यहाँ देखो 1 अपॉन CE इज इक्वल टू क्या हो गया 20 LCM 1 प्लस 1, यानी क्या हो गया आपको, यहाँ पे आपको निकाल देता हूँ 1 अपॉन CE इज इक्वल टू 2 अपॉन 20, 2 और इससे क्या निकलेगा, इसको उलट दें तो क्या हो जाएगा CE अपॉन 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा CE बराबर CE यानी तुल्य संधारित्र कितना हो जाएगा 10 फैराडे। तो इस तरह से आपने क्या देखा, हमने 20-20 भी लिया, इक्वल भी लिया, तो इक्वल लेने पर भी जो मान निकला कॉम्बिनेशन का यानी संयोजन का, तो श्रेणी क्रम में जो मान निकलता है वो मान क्या होता है कि जो उसमें होता है सबसे छोटा उससे भी छोटा आता है, बराबर है तो उससे छोटा आएगा ही, और यहाँ 3 लिए थे, वो 3 में से सबसे छोटा एक था, उससे भी छोटा आया। तो इस प्रकार के संयोजन का कब हम उपयोग करते हैं, जब हमारा जो है संधारित्र जो होता है बड़ा बड़ा होता है और उससे हम छोटा संधारित्र बनाना चाहते हैं, तो उस समय हमको इसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि इसमें सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके बगल के बेल आइकन को दबाकर हमारे सारे नोटिफिकेशन और अपडेशन पाते रहें। और मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ आपको इसका पूरा नोट्स भी देता हूँ। इसी वीडियो में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। हमारे पहले जो फर्स्ट चैप्टर के मैंने पूरा 20 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, और इसमें सेकंड चैप्टर में 9 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, और इसके साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप हर बच्चे को शेयर कीजिए, हर नीडी पर्सन को शेयर कीजिए, ताकि वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सके, अपनी गरीबी को अपने सामने नहीं आने दे। तो इसलिए आप सभी को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।